आज तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो सेकेंड बुक 202 का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक जो थर्ड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है अभिजन वर्ग से आप क्या समझते हैं। अभिजन वर्ग के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम इसकी क्या है भूमिका देखेंगे कि अभिजन वर्ग होता क्या है। अभिजन वर्ग वह छोटा लेकिन प्रभावशाली वर्ग है, ठीक है, जिसके पास समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या प्रशासनिक शक्ति होती है। ठीक है, कौन कौन सी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या प्रशासनिक शक्ति होती है। ये वर्ग निर्णय लेने और शासन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अभिजन वर्ग का हम देखेंगे अर्थ क्या होता है। अभिजन वर्ग का अर्थ है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं माफी चाहूंगी। अभिजन वर्ग का अर्थ सबसे पहले देखेंगे कि अभिजन वर्ग से क्या मतलब आशय है। अभिजन वर्ग से आशय समाज के उस छोटे, संगठित और प्रभावशाली समूह से है जिसके पास सत्ता, धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा या प्रशासनिक अधिकार होते हैं। ठीक है, यह वर्ग समाज और सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करता है तथा नेतृत्व प्रदान करता है। अब हम इसकी क्या है डेफिनेशन देखें, इसकी क्या परिभाषाएं हैं ये देखेंगे। विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार अभिजन वे व्यक्ति है जो किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन रखते हैं। ठीक है, गाइटानो मोस्का के अनुसार अभिजन समाज का वह संगठित अल्पसंख्यक वर्ग है जो बहुसंख्यक पर शासन करता है। हैरोल्ड लासवेल के अनुसार अभिजन वे लोग हैं जिनके पास समाज में शक्ति, प्रभाव और निर्णय लेने की क्षमता होती है। ठीक है, अब हम इसकी प्रकृति, नेचर देखेंगे कि है क्या इसकी विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है कि अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, अभिजन वर्ग की संख्या कम होती है। ठीक है, प्रभावशाली वर्ग, समाज और राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। निर्णय लेने वाला वर्ग, ठीक है, महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों में प्रमुख भूमिका निभाता है ये। फोर्थ है संगठित वर्ग, ये सामान्य जनता की तुलना में अधिक संगठित होता है। फिफ्थ है नेतृत्व प्रदान करता है, समाज और शासन को क्या है दिशा देने का कार्य करता है। उच्च योग्यता एवं क्षमता, इसके सदस्यों में नेतृत्व, ज्ञान और प्रशासनिक क्षमता अधिक होती है। सत्ता से जुड़ा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शासन और शक्ति पर क्या है इसका प्रभाव रहता है। गतिशील है, डायनामिक है, समय के साथ पुराने अभिजन हटते और नए अभिजन क्या है उभरते हैं। हर समाज में पाया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक और अधिनायकवाद दोनों व्यवस्थाओं में अभिजन वर्ग मौजूद रहता है। जनहित और स्वहित दोनों से जुड़ा हो सकता है। यह समाज के विकास में योगदान भी दे सकता है और कभी कभी अपने हितों की रक्षा भी करता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप देखेंगे कि क्या है उनकी और उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहला है शासक अभिजन। ठीक है, गवर्निंग एलाइट। ठीक है, यह वे अभिजन वर्ग है जो सीधे शासन करता है और सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अशासक अभिजन, यह वर्ग सत्ता में नहीं होते लेकिन ज्ञान, धन या प्रभाव से सरकार और समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, राजनीतिक अभिजन पॉलिटिकल, इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल होते हैं जो राजनीतिक निर्णय लेते हैं। प्रशासनिक अभिजन एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें उच्च प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस और आईपीएस आ गए। ठीक है, जो सरकारी नीतियों को क्या है लागू करते हैं। आर्थिक अभिजन इकोनॉमिक, बड़े उद्योगपति, व्यापारी और पूंजीपति इस वर्ग में आते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था और निवेश को क्या है प्रभावित करते हैं। सैन्य अभिजन मिलिट्री, सेना के उच्च अधिकारी इस वर्ग में क्या है शामिल होते हैं। ये देश की सुरक्षा और रक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बौद्धिक अभिजन इंटेलेक्चुअल, इसमें वैज्ञानिक आ गया, प्रोफेसर, लेखक, शिक्षाविद और शोधकर्ता शामिल होते हैं जो अपने ज्ञान से समाज को क्या है दिशा देते हैं। धार्मिक अभिजन रिलीजियस, प्रमुख धार्मिक गुरु और धर्माचार्य इस वर्ग में आते हैं। ये लोगों के धार्मिक और नैतिक विचारों को क्या है प्रभावित करते हैं। सामाजिक अभिजन सोशल लाइफ, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रभाव रखने वाले व्यक्ति इस वर्ग में शामिल होते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में भी योगदान देते हैं। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान देते हैं। सांस्कृतिक अभिजन, ठीक है, कल्चरल, साहित्य, कला, संगीत, रंगमंच और संस्कृति के प्रसिद्ध व्यक्तित्व इस वर्ग में आते हैं। ये समाज की संस्कृति और मूल्य को क्या है समृद्ध बनाते हैं। अब हम इसका कंक्लूजन अभी नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है,
अब हम इसके सिद्धांतों को देखें, क्योंकि ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, देख लेना, पिछले नहीं तो पिछली बार तो आया ही था, ये देख लेना आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी भूमिका। अभिजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज में एक छोटा संगठित और प्रभावशाली वर्ग होता है जिसके हाथों में सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति होती है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने अभिजन वर्ग के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, अभिजन वर्ग के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत, ये सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक समाज में वास्तविक सत्ता कुछ ही प्रभावशाली, मतलब अब आप ध्यान से कुछ ऐसे समझ के करो कि क्या है शास्त्रीय अभिजन, क्लासिकल। ठीक है, ये सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक समाज में वास्तविक सत्ता, क्या है, वास्तविक सत्ता कुछ ही प्रभावशाली लोगों के हाथों में होती है, कुछ ही लोगों के हाथों में होती है। जनता की तुलना में अभिजन वर्ग अधिक संगठित और शक्तिशाली होता है, जनता की तुलना में। ठीक है, विल्फ्रेडो पैरेटो का अभिजन परिभ्रमण सिद्धांत। ठीक है, ये कर लेना, लानी आया हुआ था क्वेश्चन, तो कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेटो के अनुसार कोई भी अभिजन वर्ग हमेशा सत्ता में नहीं रहता। ठीक है, वर्ग हमेशा सत्ता में नहीं रहता। ठीक है, पैरेटो के अनुसार समय के साथ पुराने अभिजनों का स्थान नए अभिजन ले लेते हैं, लेकिन सत्ता हमेशा किसी न किसी अभिजन वर्ग के पास रहती है। ठीक है, गायटानो मोस्का का शासक वर्ग सिद्धांत। ठीक है, मोस्का के अनुसार प्रत्येक समाज में एक संगठित अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो असंगठित बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करता है। ठीक है, रोबोट माइकेल्स का अल्पसंख्यक तथा अल्पतंत्र का लॉ नियम। ठीक है, आयरन लॉ। ठीक है, माइकेल्स के अनुसार प्रत्येक संगठन धीरे धीरे कुछ नेताओं के नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, इसलिए पूर्ण लोकतंत्र व्यवहार में संभव नहीं है। मतलब माइकल्स का कहना है कि भाई संगठन जो है ना, प्रत्येक संगठन जो धीरे धीरे कुछ नेताओं के नियंत्रण में आ जाता है, इसलिए पूर्ण लोकतंत्र व्यवहार में संभव नहीं है। सी राइट मिल्स मिल्स का शक्तिशाली अभिजन सिद्धांत। ठीक है, मिल्स के अनुसार राजनीतिक नेता, बड़े उद्योगपति और सेना के उच्च अधिकारी मिलकर देश की वास्तविक सत्ता का संचालन करते हैं, ये मिल्स का कहना है। ठीक है, लोकतांत्रिक अभिजन सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है, इसमें लेकिन शासन का संचालन चुने हुए अभिजन करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। बहुलवादी अभिजन सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति केवल एक ही अभिजन वर्ग के पास नहीं होती है। यहाँ पे जैसे इसके मीनिंग से पता चल रहा है बहुलवादी, बल्कि अनेक हित समूहों, संगठनों और संस्थाओं में बंटी रहती है। ठीक है, एट्थ है मार्क्सवादी अभिजन सिद्धांत। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार आर्थिक रूप से शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग ही राज्य और सरकार पर क्या है, वास्तविक नियंत्रण रखता है। कार्यात्मक अभिजन सिद्धांत, फंक्शनल। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार योग्य, प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर अभिजन बनाते हैं और समाज का क्या है, नेतृत्व करते हैं। 10th है आधुनिक अभिजन सिद्धांत। ठीक है, आधुनिक युग में केवल राजनीतिक अभिजन ही नहीं बल्कि मीडिया, उद्योग, प्रशासन, न्यायपालिका और तकनीकी क्षेत्र के अभिजन भी नीतियों और निर्णयों को क्या है, प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे कि शास्त्रीय राजनीतिक अभिजन सिद्धांत। ठीक है, भूमिका इसकी देखेंगे। ठीक है, अलग से इसको जो है डिफाइन करेंगे। ठीक है, शास्त्रीय राजनीतिक अभिजन सिद्धांत। शास्त्रीय क्या है, शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत का विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार हर समाज में वास्तविक सत्ता एक छोटे संगठित और प्रभावशाली अभिजन वर्गों के हाथों में है। छोटे संगठित और प्रभावशाली अभिजन के हाथों में होती है। ठीक है, जबकि अधिकांश लोग शासन में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो क्या देखेंगे, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसकी जो है वो सॉरी यहाँ पे मतलब इसको क्या है, बिल्कुल क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी सबसे पहले देखेंगे, इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सत्ता अल्पसंख्यक के हाथों में होती है, हर समाज में वास्तविक शक्ति कुछ ही प्रभावशाली लोगों के पास होती है। ठीक है, बहुसंख्यक जनता
जनता शासित होती है, ठीक है। बहुसंख्यक जनता क्या है, शासित होती है। सामान्य जनता शासन में सीधे भाग नहीं लेती, ठीक है। जो सामान्य जनता होती है वो शासन में सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि शासक वर्ग द्वारा संचालित होती है। थर्ड पॉइंट है, अभिजन वर्ग अधिक संगठित होता है। अभिजन वर्ग जो है वो अपनी एकता, संगठन और नेतृत्व क्षमता के कारण सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखता है। फोर्थ है, अभिजन वर्ग अधिक योग्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिजन वर्ग में नेतृत्व, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। फिफ्थ है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक शक्ति कुछ व्यक्तियों या समूहों के पास केंद्रित होती है। सत्ता का केंद्रीकरण, ठीक है, यानी कुछ व्यक्तियों के पास या समूहों के पास केंद्रित होती है। अभिजनों का परिभ्रमण होता है। पुराने अभिजन समय के साथ हटते हैं, ठीक है, समय के साथ हटते हैं और उनकी जगह नए अभिजन आ जाते हैं, लेकिन सत्ता हमेशा अभिजन वर्ग के पास ही रहती है। यहाँ पे बोला कि सत्ता जो है वो हमेशा अभिजन वर्ग के पास ही रहती है। लोकतंत्र में भी अभिजन वर्ग का प्रभुत्व रहता है। चुनाव होने के बावजूद वास्तविक निर्णय प्रभावशाली नेताओं और समूहों द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। वास्तविक निर्णय जो प्रभावशाली नेताओं और समूह द्वारा ही लिए जाते हैं, भले ही चुनाव होते हैं, ठीक है। पूर्ण समानता संभव नहीं है, ठीक है। समाज में सभी लोगों के पास समान शक्ति नहीं हो सकती, इसलिए अभिजन वर्ग का अस्तित्व स्वाभाविक माना जाता है, ठीक है। प्रमुख समर्थक है, इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो, गाएटानो मोस्का और रॉबर्ट माइकल्स थे। मुख्य निष्कर्ष है कि हर समाज में शासन अंततः एक छोटे प्रभावशाली वर्ग के हाथों में रहता है, ठीक है। केवल शासक बदलते हैं, सत्ता का स्वरूप नहीं बदलता है। मेन तो यही है। तो बस मुझे आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आप यहाँ पर जो है कंक्लूजन लिख सकते हो। आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो, पूरे क्वेश्चन का जो है आप अपने हिसाब से कंक्लूजन लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।